बीजेपी जाति और धर्म दोनों में काम करती है। जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा है, ये जिस राज्य में जाते हैं जैसी सुविधा होती है वैसा करते हैं। हरियाणा में आ जाएंगे तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर देंगे, राजस्थान जाएंगे तो गुजरों को मीणों से लड़वा देंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठों को नॉन गैर मराठाओं से लड़वा देंगे, और जब कहीं उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो कहीं अपने जो जातिवादी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो चाहे अपना दल हो, तमाम लोग हैं, उनको अपने साथ जातिवादियों को ले लेंगे और धर्म का मुलम्मा चढ़ा लेंगे। तो पूरी तरह से ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र और पता नहीं कौन कौन सी बात करके वोट लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो मंचों से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। अरे नहीं, आपने कहा था। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, और तमाम बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमने एसटी बना दिया। ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। राष्ट्रपति की भी जाति और तमाम चीजें ये निकाल कर ले आते हैं। अब बात आती है ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों का क्योंकि आज का विषय है, जो तमाम सर्वे आते हैं इंडिया टुडे के और बाकी लोगों के, उसमें ये था कि 80% से ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टाइम, खासतौर पर पिछले 15-20 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में ब्राह्मण पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और वो ठगा हुआ कैसे महसूस कर रहा है? वो चाहे एनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा हो, चाहे यूजीसी बिल के नाम पे मारा जा रहा हो, सरकार ने वापस नहीं लिया यूजीसी बिल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, चाहे वो शंकराचार्य चारों के चारों बाहर फेंक दियो राम मंदिर के उद्घाटन पे। धंधा बंद करवाएगा क्या? राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो एसटी हैं, हम बहुत अच्छा एसटी करेंगे, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उनको नहीं लेके जाएंगे हम। शंकराचार्य जी के ऊपर पॉक्सो लगा देंगे इनका प्रशासन, और तमाम लोग कह रहे हैं लगाने वाले क्या इन प्रशासन के दबाव में किया है। कुंभ में क्या हुआ था, कितने सनातनी बह गए गंगा जी में, आज तक लिस्ट नहीं मिली हमें। बटकों की चोटी पकड़ पकड़ के थानों में पीटा गया। शंकराचार्य जी की पालकी कहां है? 40 मिनट का शो है, प्रेम शुक्ला जी जरूर बता के जाएं कौन से थाने में पड़ी हुई है। शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ पूरे देश ने देखा। आपने किस तरह से कॉरिडोर बनाने के नाम पे बनारस में कितनी मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ दिया, कितने शिवलिंग उखाड़ दिए, और वो थानों में रखे रहे, आज भी रखे होंगे। गाय की बात कर रहे थे अभी, गाय को काटने की परमिशन देने की हिम्मत भाजपाइयों तुम्हारे अंदर कैसे हुई? 14 साल से बड़ी गाय हो गई और नाम चाहिए, वोट चाहिए हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मणों का, गंगा की सफाई के नाम पर वोट मांगते हो, और गंगा में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते हो। और सबसे बड़ा जो विषय है, जो डकैती हुई है अभी भाजपाइयों और आरएसएस ने मिलकर की है, राम मंदिर के चंदा तो खाई गए थे ये लोग, अब तो चढ़ावा भी खा गए। चढ़ावा खा रहे हैं ये लोग। अंजना जी, गांव में अगर किसी मंदिर में चोरी हो जाए और कोई चोर पकड़ा जाए तो गांव से बहिष्कृत हो जाता है, और ये सारे के सारे भाजपाई लोग चंदा चोरों को बचाने पे लगे हुए हैं। जमीन घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले इन्होंने कर मारे। जल्दी से अनुराग जी, उनका एकदम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर वो जो आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण उन्हीं के साथ जाएंगे, ओबीसी पे फोकस कीजिए, ओबीसी का बीजेपी की तरफ जाना आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी लॉस है। देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, संपूर्ण जनता, और जिनको ब्राह्मण कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं, वो भी सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हो सकता है कि आपको अभी दूर से आकलन के, भाई 2012 में भी तो हमारे साथ थे, उसके पहले भी तो हमारे से सभी वर्ग के लोग हमारे साथ थे, तभी तो हम सरकार में थे। बीच में थोड़ा जरूर इधर उधर हुआ, लेकिन फिर से सारे जो क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, ओबीसी और जो पीड़ित लोग, जो यहाँ पे दलित समाज, ऐसी सभी समाजवादियों के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनकी हक की आवाज लगातार उठा रही है। बाद बाकी तो उनकी हक की आवाज तो उठा नहीं रहे। आप बताइए कौन आवाज उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग उठा नहीं रहे। एक भी कोई आवाज उठाता हो तो बताइए। ब्राह्मण पे अन्याय होता तो भी चुप्पी साथ जाते हैं। अगर यहाँ राम वहां पे मंदिर में दान पत्र में चोरी होती तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। या अगर जो छात्र आत्महत्या करते हैं वो तो सभी समाज के हैं, तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। अगर महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटती है, परेशान होते हैं, तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, वो किस यहाँ पे वो दलित समाज की भी थी, हाथरस की बेटी, या और दूसरे समाज की भी जो बेटियां थी, उन पे अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी कब आवाज उठाती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही बात पे आवाज उठाती है, वो धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है, नफरत का विकास करना चाहती है। लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, संपूर्ण समाज आप कह रहे हैं आप नफरत फैलाते हैं इसलिए ये जीतने वाले हैं। यहाँ पे चंदा शुक्ला जी, नफरत हम फैलाते हैं और बम कांड के अभियुक्तों का मजहब पूछकर उनको रिहा करने का फैसला अखिलेश यादव करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसके लिए उनको फटकारता है। मुजफ्फरनगर में मजहब पूछकर
दंगा पीड़ितों को राहत राशि बांटने का काम अखिलेश यादव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकारता है उनको। तो मजहब के आधार पर लौ जिहादियों को बचाने का काम ये करते हैं। गौ हत्या करने वाले गांव गांव में, बाजार बाजार में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गौकशी खुल्लम खुल्ला नहीं की जाती थी। तो अखिलेश यादव और नीरज मिश्र के बलिदान को कैसे कोई भूल जाएगा? हमको नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शौचालय का निर्माण कराती तो किसी जाति और मजहब के लिए नहीं कराती, सड़क का निर्माण कराती तो किसी जाति मजहब के लिए नहीं कराती, हर घर नल जल से जल पहुंचाती है तो किसी जाति और धर्म के लिए नहीं पहुंचाती है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देते हैं तो किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं देते हैं। हम जो है मुफ्त का राशन पहुंचाते हैं तो किसी जाति किसी का धर्म नहीं पूछते, लेकिन धर्म और जाति पूछकर ही पीसीएस में परीक्षाएं पास कर रहे थे। पीसीएस की परीक्षाओं में अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक जाति विशेष के लोग ही पास हो रहे थे। और अभी आलोक शर्मा कह रहे थे हम पे मुस्लिम तुष्टिकरण जो है वो चश्मा कर दिया। रे भाई, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाएंगे आप, पाकिस्तान का निर्माण करने वाली, वो हमें लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, ये लगातार मत बोलिए अनुराग जी, गलत बात है ना। फिर आप बोलने लगते हैं आप चुप रहिए और आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। अनुराग जी, शुक्ला जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर मुझे आलोक जी और आशुतोष जी मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। हाँ, जल्दी। 10 सेकंड और बोल। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने वाले कह रहे हैं कि हम मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते। असम में से 18 में से 17 एमएलए मुसलमान जीतेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते। भाई, मुस्लिम तुष्टिकरण का ऐलानिया, इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कहने वाले मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते। अब इससे अधिक खुल्ला मुस्लिम तुष्टिकरण और क्या हो सकता है अंजना जी? ठीक है आलोक जी, इसका आप जवाब दीजिए क्योंकि उनका इशारा आपकी तरफ है। और इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ रही हूं कि एक थर्ड फ्रंट, हालांकि आशुतोष जी से भी इस पर बात होगी, थर्ड फ्रंट बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मीटिंग हुई है, जो कि सांसद और अध्यक्ष हैं अपनी आजाद समाज पार्टी के। वहीं ओवैसी साहब भी, आप लोग हमेशा उनको रूल आउट करते हैं और ये सब सच्चाई है कि पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े सब जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन बिहार में उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक की। इस बार आपके बराबर की लगभग सीटें ले आए। वो कह रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ये सब भी फैक्टर है या नहीं है? बोले। देखिए, मुझे लगता है कि काफी लोग थे जो थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में थे, बीजेपी के कहने पे चलते थे। काफी कुछ निपट गए हैं, आगे कुछ और निपट जाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। अगर वो गैर कानूनी है मुस्लिम लीग पार्टी तो उसको बैन कर दीजिए। आपकी तो सरकार है 12 साल से। मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई स्वतंत्रता से पहले। हमने तो स्वतंत्रता के बाद केरल में आप जाकर हाथ में लाया होगा, लेकिन आपने तो स्वतंत्रता से पहले बना ली थी। क्या जनसंघ ने नहीं बनाई थी? खैर, आज का वो विषय नहीं। आज का विषय ब्राह्मणों पर है। देखिए, हमने 7 में से 3 ब्राह्मण कैंडिडेट राज्यसभा में दिए थे अंजना जी, किसी ने नहीं दिए। और 7 में से 2 ब्राह्मण कैंडिडेटों को बीजेपी ने हरवाया। अभी पता चले। आज प्रणव झा को हरवाया, वो भी ब्राह्मण थे। किससे? एक व्यापारी से। एक व्यापारी के पैसों से एक ब्राह्मण को हरवा दिया जिन्होंने। ये ब्राह्मणों की बात करेंगे। मीनाक्षी नटराजन ब्राह्मण थी, वहां भी हरवा दिया। कैसे हरवाया? वहां पर आरएसएस ने अपना पैर फंसाकर, किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने फंसवाया। तीसरा कैंडिडेट केवल बच इसलिए गया तमिलनाडु में, प्रवीण चक्रवर्ती, ये वहां पर बीजेपी नहीं थी। अगर वहां भी बीजेपी होती तो तीनों ब्राह्मण कैंडिडेटों को ये हरवा देते। ठीक है, ये ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है भाजपा। ठीक है, ये वाला कार्ड चलेगा क्या आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि प्रणव झा जी को हरा दिया। ठीक है, प्रणव झा जी को कह रहे हैं हरवा दिया है परिमल नाथवानी से झारखंड में बीजेपी ने, एनडीए ने। देखिए, मैं अनुराग जी से अनुराग जी से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपर कास्ट के ऊपर फोकस ना करें। अगर करेंगे तो नुकसान ही होगा। उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारत जो इंडिया गठबंधन है, इसका प्रदर्शन इस पर निर्भर करेगा कि वहां कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। कांग्रेस पार्टी 2022 और 2024 के अगर आंकड़ों को अगर आप निकाल के देखें तो समाजवादी पार्टी 32 से 33% वोट दोनों चुनाव में पाती है। भारतीय जनता पार्टी 41% वोट दोनों चुनाव में पाती है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी जो 3% वोट लेकर आई थी विधानसभा के चुनाव में, जब उसका वोट प्रतिशत 10 हो जाता है, तब वो जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने की स्थिति में आ जाती है। वहां पर
समाजवादी पार्टी, बीजेपी का वोट शेयर और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों का वोट शेयर लगभग स्टेबल हो गया। 41%, 32 से 33% और बहुजन समाज पार्टी का 9 से 10%। आशुतोष, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है मेरा, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। मायावती ने भी मतलब जब ये किया, सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया, तो फिर ब्राह्मणों को अपने साथ वो लाई और उनके पक्ष में गया। किसने कल्पना की होगी कि भाई दलित चेहरे के रूप में वो है और ब्राह्मणों का साथ मिलेगा और उनके लिए सार्थक होगा? अच्छा, पॉलिटिकली देखिए 2007 की राजनीति तब थी जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी उत्तर प्रदेश के अंदर और तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ती थी। पहले नंबर पर या तो बसपा होती थी या समाजवादी पार्टी होती थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरी, उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली 40% से ज्यादा वोट लेकर आ रही है। तो योगी फैक्टर इनके पक्ष में जा रहा है, योगी फैक्टर पक्ष में जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। न केवल देखिए योगी जी की वजह से अप्रकाश पूरी मजबूती के साथ है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से अप्रकाश उनके साथ मजबूती से है। अगर इनको नुकसान होगा जिसकी मुझे उम्मीद कम दिखाई पड़ती है, अगर नुकसान होगा तो राम मंदिर का जो मौजूदा विवाद पैदा हुआ है उसकी वजह से नुकसान होगा।